हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की बात करें तो नीट का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपके एग्ज़ाम का लेवल इजी से मीडियम तक रखता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें कि हमारे पास केमिस्ट्री में कौन कौन से पोर्शंस हैं, तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है और हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री को कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, फॉर्मूले भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हो सकते हैं, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही है, तो इस बात को कहना गलत है। बहुत से ऐसे आपके पास चैप्टर्स हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के जिनके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से सवाल आ सकता है। एक फॉर्मूले की बात अगर हम करें जाए तो फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल आ सकता है, फॉर्मूले के रिस्पेक्टिव जो टर्म्स हैं उनसे सवाल आ सकता है। न्यूमेरिकल तो आना ही है, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट, आपके फॉर्मूले, आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस, इन तीनों पे आपको इस तरीके से कमांड रखनी है। हम आते हैं उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक पोर्शन पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास होते हैं कॉन्सेप्ट, आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं, आपके पास बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स, जैसे मैं आपसे बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, मैं आपसे बात करूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है। जो चैप्टर्स कॉन्सेप्ट रखते हैं और उसी के ऊपर ही उन पर सवाल बन जाते हैं, बहुत सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, तो उनको बहुत अच्छे से पहले ही समझ लीजिए कि आपको उनमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना हो। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। आप जानते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं। मैं ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ही सारे एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस के लिए अपने नोट्स में एक अलग से जगह रखिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, व्हेनेवर आई टीच, तो मैं पढ़ाते हुए ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड है कि अगर ये चीज़ एक्सेप्शन है तो इस पर मैंने 2 स्टार पहले ही लगा देने हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने पहले ही उस पर 3 स्टार लगा देने हैं। तो आप भी ऐसा कोई ऐसा साइन बना सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर कंप्लीटिंग योर नोट्स। तो जैसे ही आप अपने नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको उसी वक्त क्लिक हो जाएगा कि ये एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सेप्शन नहीं होता, वो एक बहुत ही अलग सी चीज़ है तो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर हो रहा है। तो ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। एक्सेप्शन, इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें रखिए अपने नोट्स में। और कुछ टेबल्स होती हैं आपके एनसीईआरटी में जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आती है, तो उन टेबल्स को बहुत अच्छे से करिए। कोई भी टेबल हो सकती है आपके पास, आपके किसी भी रिस्पेक्टिव चैप्टर में टेबल हो सकती है। आइसोमेरिज्म को लेकर टेबल हो सकती है, आपके पास कितना VSEPR में आपके पास टेबल है। यू हैव सो मेनी टेबल्स इन योर रिस्पेक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टेबल पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जुड़ा है, वो है कि आप उसे भूल जाते हैं। तो भूलना तो है नहीं बेटा उसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, जितनी बार आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, जितनी भी बार, मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन करिए, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए। मैं जानती हूँ ब्लॉक केमिस्ट्री है, बहुत लंबा होता है, चैप्टर्स कुछ बहुत लंबे होते हैं जिनको हम भूल सकते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो ओनली उसका एक ही इलाज है कि यू हैव टू डू द मल्टीपल टाइम्स रिविजन, कि भूलने का कोई चांस रहे ही ना। इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट आंसर आता है, सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है, आपको रिवाइज नहीं है, आपको याद नहीं है, तो वही 1 सेकेंड में आने वाला आंसर आप गवा सकते हैं। तो रिविजन अपनी बहुत प्रॉपर रखिए। फिर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास नॉमेनक्लेचर है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म है, आपके पास केमिकल रिएक्शंस को लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म है, आपके पास नॉर्मल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ पर आप बहुत सारे अफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरीके के चैप्टर्स भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर से नीट में से एक ही सवाल आता है, वो भी बहुत इजी लेवल का होता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में IUPAC नॉमेनक्लेचर को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना 5 साल का पिछला 5 साल का पैटर्न देखेंगे तो आप बहुत ईजीली समझ जाएंगे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर से मुश्किल सवाल आता ही नहीं है। तो क्यों उस पर ज़्यादा टाइम हमें लगाना है। नॉर्मल जितना NCERT कवर करती है बस उतना ही करिए। उसके बाद
अफेक्ट्स, हर साल अफेक्ट्स पर से ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, इन पर हर साल कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है। पूरे के पूरे जो भी चैप्टर्स हैं 12th की केमिस्ट्री के बेसिकली, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स है, आपके पास जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है या हेलोजन कंटेनिंग है, सारे के सारे आपके जो भी चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के, उनको बहुत अच्छे से करिए। रिएक्शंस को याद रखना तो है ही ज़रूरी, पर उनके मैकेनिज़म्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैकेनिज़्म से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको आपकी रिस्पेक्टिव कन्वर्जन्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कन्वर्जन पर से सवाल आना ही है, नो डाउट, आपको पता है कन्वर्जन से सवाल आना ही है। और कन्वर्जन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिएजेंट्स के काम बहुत अच्छे से याद होते चले जाते हैं। तो कन्वर्जन्स की मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं, बहुत आसानी से करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगी कन्वर्जन्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और एनसीईआरटी से बाहर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आता है। मैं फिजिकल के लिए आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, आप रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स, जो आपके पीडब्ल्यू के टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उन पर आप बेझिझक आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के लिए भी ऑब्वियसली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट मैं हमेशा बोलूँगी कि उसके लिए आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमेशा पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए बेटा, क्योंकि लाइन टू लाइन से भी सवाल बन सकता है इनऑर्गेनिक में, खासकर इनऑर्गेनिक में। ठीक है बेटा। अब क्या है कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं बेटा, अब क्या होता है ना, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो किसी भी बच्चे को जब पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसमें मार्क्स लेके आने हैं, तो 720 तो ऑब्वियसली आपका एम रहता है, पर एटलीस्ट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 650 नंबर एटलीस्ट लेकर आए टू गेट अ गुड कॉलेज। एक कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 650 नंबर लेकर आइए ही आइए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 650 मतलब एक बार लग गया, कभी कभी ये 650 किसी साल ऊपर उठ जाता है, तो किसी साल ये 650 नीचे भी आ सकता है, बट मोटा मोटा हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 650 नंबर तो लाए ही लाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अपने बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, है ना, अब आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मान लो बेटा फिजिक्स में आप 150 नंबर ले आते हैं, केमिस्ट्री में आप 150 नंबर ले आते हैं, तो आपको आपकी बायोलॉजी में 350 नंबर चाहिए ही चाहिए। अब किसी बच्चे की बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो पूरे नंबर ले आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई एक अच्छा और एक बुरा हो सकता है। अब किसी में 150 से ज़्यादा नंबर लेकर आ रहे हो, मान लो तुम फिजिक्स में अगर 160 लेकर आ रहे हो, केमिस्ट्री इसका मतलब तुमने कुछ कम पढ़ी होगी, तो उसमें अपने आप 140 हो जाएंगे। मिलाकर मोटा मोटा हमें 650 नंबर चाहिए ही चाहिए। आप तीनों पोर्शंस में से बायोलॉजी को अपना मोस्ट स्ट्रॉन्ग पोर्शन रखिए, कोशिश करिए कि उसमें आपके नंबर ना कटें, क्योंकि एक तो स्कोरिंग है, डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, बस याद ही तो रखना है, और कुछ समय की ही बात है, 17 जुलाई को आपका पेपर है, 17 जुलाई तक ही अभी इसको हमें याद रखना है, तो हम बाय हुक और क्रूक उसको याद रखें। तो बायोलॉजी में हमें हर हालत में पूरे नंबर लाने हैं ही। किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी बच्चे का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो जो भी आपके पोर्शन स्ट्रांग है उसमें उसको सेकेंड नंबर पे रखिए कि अगर भाई हम 180 में से एटलीस्ट पूरे नहीं भी ला पाए, हम तो अपना एम 180 का ही रख रहे हैं, तो कम से कम 170 तो आए, 160 तो आए, उसको अपना बेस्ट रखिए, सेकंड बेस्ट रखिए। थर्ड फिर जो है हो सकता है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे चल भी जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक को 100% अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, तो दो आपका जो तीसरा पोर्शन है वो हल्का सा कम स्ट्रॉन्ग भी होगा तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। और अगर आपके तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। बट एक मैं मोटा मोटा एक एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है बेटा। आपको अपना 100% सिलेबस करके जाना है। आप अपने सिलेबस में से कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आपको सिर्फ 17 जुलाई तक ही पढ़ना है, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। सिलेबस को अपनी कोशिश रखिए कि 100% वो कंप्लीट हो पेपर से पहले तक विद रिविजन, ध्यान रखिए। अब उसके बाद क्या होता है ना बेटा, एक नॉर्मल बच्चे के लिए अगर मैं बात करूं, अब उसको एग्ज़ाम में क्या है कि अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। तो आपका जो पेपर होता है ना बेटा, वो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक इजी पोर्शन, एक मीडियम पोर्शन और एक डिफ़िकल्ट पोर्शन। अगर मैं 100 में से बात करूं तो आपके नीट का एग्ज़ाम 50% ईजी ही आता है। अगर मैं केमिस्ट्री की चलो बात कर लूँ तो 50% बेटा पेपर ईजी ही आता है।
कुछ 30% तक मीडियम रहता है, 35 भी मान लो, और बहुत ही कम पोर्शन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है। तो एक बच्चा अगर अपना इजी पोर्शन और अपना मीडियम पोर्शन अपने हाथ में ले ले तो उसका बेटा जो है एग्ज़ाम कहीं नहीं गया, उसके हाथ में एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुका है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो नहीं भी करके जाए, वो छोड़ भी आए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, हर एक टॉपर बच्चा इस बात का ध्यान रखता है। मैं हर एक टॉपर बच्चे की आपको बात बोल रही हूँ, उनकी मन की आवाज़ बोल रही हूँ कि उनका इजी पोर्शन और मीडियम पोर्शन पे इतना अच्छा कमांड होता है कि वो तो उनके हाथ से कोई छीन ही नहीं सकता। फिर डिफ़िकल्ट पोर्शन पर तो सभी को प्रॉब्लम आनी है, चाहे एक एवरेज बच्चा हो, एक टॉपर बच्चा हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, डिफ़िकल्ट पोर्शन में सबको प्रॉब्लम आती है। तो आप इजी और मीडियम में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से ना छूटे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या है ना बेटा, आप बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज अगर आप ज़्यादा रखते हैं और अगर आपका एग्ज़ाम इस चीज़ से क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट द अल्टीमेट कंडीशन। सबसे पहली चीज़, नॉलेज यहाँ पर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए हमारी NCERT की किताब, हमारी गुरु माता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। आपको कितने भी फॉरेन राइटर्स की चीज़ें आती हो, आप कितना भी विकीपीडिया पढ़ते हैं, आप कितना भी ऑनलाइन बैठे रहते हैं चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको NCERT नहीं आती तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। इस वक्त आपका टोटल फोकस 100% फोकस NCERT, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, उसके बैक क्वेश्चन, उसकी लाइन्स, उस पर होना चाहिए। NCERT इस वक्त आपकी भगवान होनी चाहिए, कुछ भी उसमें से आपका छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो NCERT पर कमांड बनाइए। हेयर नॉलेज यू आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम इज योर NCERT। उस पर हमें कमांड चाहिए ही चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है बेटा। तो और एक लास्ट बात जो मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक जब होती है ना बेटा तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए कि आपको लगता है कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई चीज़ है जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको पहचानिए, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, कि वो दोबारा से जब आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें या उसके टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो आपसे ना हो, है ना बेटा। जब भी हम पिछले 5 साल के पेपर को पढ़ें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है बेटा, पिछले 5 साल से पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। तो लास्ट 5 साल के जो सवाल हैं उन पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, है ना बेटा। क्या है कि अब आपने कोई क्वेश्चन को किया तो उसकी वैल्यूज़ को बदल के क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करिए। सोचिए कि उससे आसपास कोई और टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। मतलब आपको उसके क्वेश्चन की लाइंस एकदम कट टू कट क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ से कुछ भी घुमा फिरा के इधर उधर क्वेश्चन बन गया तो आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन को इतनी बार कर लेते हैं कि उनको आंसर इतना याद हो जाता है कि वो कॉन्सेप्ट को भूल ही जाते हैं। तो हमें आंसर याद रहे ऐसा ना हो, इसलिए हम वैल्यूज़ को बदल बदल कर भी प्रैक्टिस करें, है ना। अगर आपको 2 HMU लिखा है, मतलब 2 कुछ भी आपकी वैल्यू लिखी है, तो आप उसको बदलिए और फिर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा अपने रेस्पेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अंदर। उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं सबकी प्रैक्टिस करिए एंड सिली मिस्टेक्स को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए। अब आते हैं पर डे कितनी देर पढ़ना चाहिए। आपको पर डे कम से कम 12 घंटे पढ़ना ही है, फॉर श्योर आपको पढ़ना है। अपने दिन को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करिए, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा एंड 3 घंटा, है ना। उसके बीच में आपको जो करना है करिए। आप सो जाइए, आप टीवी देखिए, आप गाने सुनिए, जो आपको चीज़ रिफ्रेश करती है, आपके अंदर एनर्जी लेके आती है, उस टाइम के बीच में उन चीज़ों को करिए, है ना। 4 सेगमेंट्स में दिन को डिवाइड करिए। आप एक दिन में पेयरिंग कर लीजिए, जैसे कि फिजिक्स और जूलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री एंड बॉटनी पढ़ लिया, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ना। हम सो के उठे, हमारा ब्रेन नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके हम बैठे तो ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उस वक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री को उठाइए, है ना। पूरा आधा दिन जो है उसमें लगा दीजिए। उसके बाद आप उठाइए या तो बॉटनी या जूलॉजी, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड नहीं चाहिए होता एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। चैप्टर्स में वैरी, वो हो सकता है कभी बॉटनी और जूलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर हो सकता है जहाँ कैलकुलेशन लग रही हो, तो वो आप अपने हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं पैटर्न। दिन की कम से कम 6 घंटे की स्लीप, है ना।
ओवरऑल 24 आवर्स में से 6 घंटे की डीप स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे और कम सोएंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपके माइंड को याद रखनी होती हैं चीज़ें, तो उसको याद रखने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए कम से कम बेटा 6 घंटे की डीप स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे 3 बजे सो रहे हैं, फिर 9 बजे उठ रहे हैं। अब क्या होता है ना, 6 बजे से एक नॉर्मल हमारी इंडियन फैमिलीज़ के अंदर 6 बजे से 7 बजे से आवाज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। सब्ज़ी वाला आ रहा है, काम वाली आ रही है, चाय बन रही है, लोग बातें कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू गेट अ डीप स्लीप। वो आपके 3 घंटे नहीं सो पाया आप अच्छे से, और आपका अगला पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में निकल जाता है। आप 100% उस एफिशिएंसी से बैठ ही नहीं पाते। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बजे तक पढ़ना है और फिर 9 बजे उठना है। आपको लगता है कि आपके घर में आवाज़ें होती हैं, तो बेटा आप अपनी साइकिल को चेंज करिए। आप 2 से अपना पढ़ लीजिए, अपना 2 से 7 बजे तक अपना सो जाइए, 7 बजे उठ जाइए। आपको पता है 7 बजे के बाद हमारे घर में शोर होता है, तो आप उसके बाद ना सोएं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स ऑफ द डीप स्लीप, आई एम नॉट सेइंग 6 आवर्स ऑफ द स्लीप, आई एम सेइंग 6 आवर्स ऑफ द डीप स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। अब तुम्हें पता है पेपर आएगा, पेपर 2 से 5 होगा। कम से कम पेपर के 10 से 15 दिन पहले अपने आप को ऐसे तुम्हें क्या कहते हैं ना, चेंज करना है कि तुम्हारा 2 से 5 बजे तक का जो समय है, उस वक्त तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो 100% एफिशिएंसी दिखाए। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होता कि आप अचानक से उस दिन 2 से 5 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। बहुत से बच्चे 2 से 5 बजे के बीच में एक नैप ले लेते हैं, ज़्यादा खाना खा के कभी कभी 1-2 घंटा सो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी की साइकिल ऐसे चल रही है कि आप 2 से 4 बजे के बीच में सो रहे हैं, तो बेटा आपको कितना भी कुछ आता हो, आपका माइंड उस वक्त नहीं चलेगा। तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको 2 से 5 के बीच में मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको उसके बीच में ना सोना है ना कुछ और करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि माइंड अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करे। ठीक है बेटा, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके लिए जो हमें आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।